नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए हो, सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए हो या थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए हो। मतलब जो रीट के बाद में मुख्य एग्ज़ाम होगा उसके लिए, ठीक है, जो मुख्य एग्ज़ाम है, जो मेन एग्ज़ाम है उसके लिए। साथ ही रीट 2022 के लिए भी लेवल 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी वीडियो है। तो यहाँ पर राजस्थान जीके का भूगोल का थर्ड वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। चित्रात्मक वर्णन यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न को देखने को मिलेगा। आरबीएससी की जो किताबें हैं वहाँ से ऑथेंटिक मैटर में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक एक नदियों के बारे में एक एक फैक्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे और चित्रात्मक रूप से उसका वर्णन भी करेंगे। साथियों, यहाँ पर देखिएगा, अभी मैं कक्षा 6 की किताब में जो भूगोल के टॉपिक है वो आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न नहीं हैं, लेकिन एक एक प्रश्न में यहाँ पर आपको कितने ज़्यादा प्रश्न हल करने को मिलेंगे। एक एक प्रश्न के माध्यम से 10-10 प्रश्न आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, राजस्थान में जल विभाजक रेखा किसको कहा जाता है? मरुस्थलीय प्रदेश को, अरावली पर्वत को, पूर्वी मैदान को और हाड़ौती के पठार को। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल ऑथेंटिक किताबों से ये प्रश्न लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। तो राजस्थान में जल विभाजक रेखा किसको कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला जो है, इसको जल विभाजक रेखा के नाम से जाना जाता है। देखिए, पहले के जो 2 वीडियो लाया था उसमें मैंने क्या किया था, आपको डिटेल यहाँ पर एक एक टॉपिक वाइज मैंने उन दोनों वीडियो में बताई थी। ये राजस्थान जीके का तीसरा वीडियो है। तो वहाँ पर उसके बाद में प्रश्नोत्तर भी हल किए थे जो पढ़े थे हमने। तो उस तरीके से पढ़ना चाहते हो, ये आज का पूरा वीडियो देख करके कमेंट करना कि आज की तरह से पढ़ना है या पहले की तरीके से ही पढ़ना है, ठीक है। देखो, एक एक चीज़ को आप पढ़ोगे तब क्लियर चीज़ें होंगी। राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 और 4। साथियों, अभी वीडियो को आप देख रहे हो, इसमें वो बात नहीं है जो वीडियो को आप पूरा देखोगे तब पता चलेगा। तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है इसको 3 भागों में बांटा गया है। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। देखो, चौथा जो प्रश्न है यहीं से आपके सही तरीके से वीडियो स्टार्ट होता है, क्योंकि अब जितने भी प्रश्न आने वाले हैं यहाँ पर यूँ मानिए आप प्रश्न भी पढ़ रहे हो, साथ में उनकी पूरी की पूरी डिटेल भी पढ़ रहे हो। मैं जिस तरीके से आपको राजस्थान जी के पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं मेरा तरीका बता देता हूँ। हमने सबसे पहले कक्षा 6 की सामाजिक की और राजस्थान अध्ययन की किताब उठाई है। तो सामाजिक की किताब में और हमारा राजस्थान की जो किताब में कक्षा 6 में भूगोल के जितने भी टॉपिक है, हम सबसे पहले कक्षा 6 की पूरी किताब में भूगोल के टॉपिक को क्लियर करेंगे। फिर 7वीं की किताब उठाएंगे, फिर उसमें भी भूगोल के सभी जो टॉपिक है उनको क्लियर करेंगे। फिर 8वीं की किताब में से भूगोल के टॉपिक, 9वीं की किताब में से भूगोल के टॉपिक और 10वीं की किताब में से भूगोल के टॉपिक जो राजस्थान भूगोल के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार फिर कक्षा 6 से वापस किताब उठाएंगे, फिर यहाँ पर इतिहास वाले टॉपिक लेंगे, फिर वापस 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की सभी किताबों में से इतिहास के टॉपिक को लेते चलेंगे। फिर कक्षा 6 से ही हम कला संस्कृति के टॉपिक को उठाएंगे, फिर कक्षा 6, 7, 8, 9, 10। तो मतलब यूँ है, कक्षा 6 से लेकर के 10 तक जो पार्ट है उसमें जितने भी प्रश्न अंदर से बन रहे हैं, आपके एक वीडियो में एक पार्ट क्लियर होता जाएगा। तो जैसे कक्षा 6 में 4 टॉपिक है, मतलब 4 पार्ट है, कक्षा 7 में 5 है, कक्षा 8 में, 9 में, 10 में, इसमें 2-2, 5-5 जो भी पार्ट है। तो एक ही मतलब भूगोल के मानो आप 30 से 40 वीडियो बनेंगे, जिसमें आपकी कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10वीं तक की जो भूगोल है वो पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 100 वीडियो बनेंगे साथियों, जिसमें कक्षा 6 से 10वीं तक की संपूर्ण राजस्थान जी के जो यहाँ पर आरबीएससी के पाठ्यक्रम में दे रखी है वो आप पढ़ लोगे, वो भी पूर्णतः निःशुल्क प्रश्नोत्तर के माध्यम से। तो यहाँ पर देखो, प्रश्न नंबर 3 क्या है? राजस्थान के अपवाह तंत्र के भागों के नाम है
बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह अपवाह तंत्र और इनमें से सभी। तो देखो राजस्थान में अपवाह तंत्र का मतलब है नदियों के बहने का जो रास्ता है, ठीक है। तो साथियों इन तीनों ही प्रकार ये जो दे रखे हैं ये राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, मतलब सभी वाला जो विकल्प है ये सही रहेगा। अब यहाँ पर आप एक एक चीज को वीडियो पूरा देखोगे ना तभी आपकी ये चीजें क्लियर होगी। यहाँ पर देखिए नोट करके लिखा है मैंने, भाई देखो अपवाह तंत्र यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक अपवाह, तीन चीजें यहाँ पर राजस्थान की नदियों के अंतर्गत चलती है। तो यहाँ आप देखिएगा चित्रात्मक रूप से मैं आपको बताने वाला हूँ अगले प्रश्न से। देखो नोट करके लिखा है बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है, देखो अरावली भाग से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा में, अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे ये आपके राजस्थान का नक्शा है तो यहाँ पर जो आपके अरावली पर्वतमाला गुजर रही है, ठीक है, तो इसके इधर से मतलब अरावली भाग से पूर्वी भाग में इधर जो नदियां बहती है साथियों, इस प्रकार से जो नदियां बहती है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो इधर कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, बनास है, काली सिंध है, पार्वती है, चंबल है, ये सारी नदियां कहाँ जाकर मिलती है, यमुना में मिलती है, ठीक है। और यमुना नदी किस में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में, इसलिए ये जो नदियां है इनको बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट अरब सागर का अपवाह तंत्र, तो अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। यहाँ पर वापस मैं आपको राजस्थान का ये मैप दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपके जो ये यहाँ पर जो अरावली पर्वतमाला है साथियों, इसका जो पश्चिमी भाग है इधर वाला, तो इधर वाला जो भाग है इसमें जो नदियां बहती है वो अरब सागर के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। और इसमें कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, माही है, लूनी है, साबरमती है, पश्चिमी बनास है और इनकी सहायक नदियां हैं। तीसरा जो प्रकार आता है वो है आंतरिक अपवाह तंत्र। तो आंतरिक अपवाह तंत्र क्या होता है, ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक अपवाह या भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। तो भाई एक तो यहाँ पर देखिए दो अलग अलग प्रकार पढ़े हमने, बंगाल की खाड़ी का, एक तो यहाँ पर देखो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और एक अरब सागर का अपवाह तंत्र। तीसरा जो प्रकार है वो है आंतरिक अपवाह तंत्र। इसका मतलब ये है वो नदियां हैं जो राजस्थान में ही जिनका उद्भव हो रहा है और वो किसी समुद्र में जाकर के नहीं मिल रही है बल्कि राजस्थान में ही भूमि के अंदर वो विलुप्त हो जाती है, तो उसको ही आंतरिक अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। अब आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती है, एक तो घग्गर है, बाणगंगा है, कांतली है, साबी है, रूपारेल है, मेंढा है आदि जो नदियां हैं ये आंतरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण है। मतलब या तो झील में मिल जाएगी वो या अंदर जमीन के अंदर ही वो समाप्त हो जाती है, बहती बहती किसी स्थान पर विलुप्त हो जाती है। तो ऐसी नदियों को हम आंतरिक अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है साथियों, यहीं से आपके चित्रात्मक रूप से आप पढ़ने वाले हो। तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो वर्ष भर बहती है, चंबल, बनास, लूनी और माही। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आरबीएससी ने अपनी बुक्स में दे रखी है और लगभग यूँ मान लीजिए राजस्थान जीके के 95% प्रश्न आपके यहीं से बनने वाले हैं। 95% प्रश्न यहीं से बनने वाले हैं। तो एक ये सोचने की बात है। तो देखो इस प्रश्न का जो सही आंसर है कि राजस्थान की एकमात्र नदी जो वर्ष भर बहती है वो है चंबल नदी। साथियों चंबल नदी के बारे में अगर हम बात करें तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ पर होता है, एमपी में। राजस्थान में इसका उद्गम स्थल नहीं है बल्कि एमपी में इसका उद्गम स्थल है और एमपी में भी कहाँ, विंध्याचल पर्वत में इसका उद्गम स्थल है साथियों। तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत इसका उद्गम। तो साथियों एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आपका सीधा सा आंसर होगा एमपी में विंध्याचल पर्वत साथियों, ठीक है। एक और प्रश्न इसका बनता है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी चंबल नदी ही है। कौन सी नदी है, चंबल नदी ही राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। साथियों एक और प्रश्न ये बन जाता है, राजस्थान में इस नदी का उद्गम, इस नदी का जो एक तरह से आगमन है वो कहाँ से ये प्रवेश करती है। तो राजस्थान में जो चंबल नदी है ये चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर ये प्रवेश करती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि
चंबल नदी का जो प्रवेश है राजस्थान में कौन से जिले में होता है? चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। चित्तौड़गढ़ जिले में भी कहाँ पर होता है? भैंसरोडगढ़ में होता है साथियों। अपवाद क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ में बहती है, कोटा में, बूंदी में, सवाई माधोपुर में, करौली में एवं धौलपुर जिलों में ये बहती है। और धौलपुर जिले में ये यूपी में, ठीक है, यहाँ से निकल के यूपी में ये यमुना नदी में मिल जाती है। साथियों इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो बनास है, बेड़च है, कोठारी है, काली सिंध है और पार्वती है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इसी नदी के किनारे स्थित है। तो बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर एक ही प्रश्न से क्लियर हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि वीडियो को आप जब पूरा देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वीडियो कितना ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि शुरू में 2-3 प्रश्नों में तो मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिए, लेकिन साथियों यहाँ पर बात की जाए तो सारी चीज़ें हमने क्लियर की है। एक प्रश्न क्या है? उद्गम कौन सा है? MP विंध्याचल। सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल है। कहाँ पर प्रवेश करती है राजस्थान में? चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर। अपवाद क्षेत्र वाले कौन कौन से जिले हैं? तो चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में। कहाँ पर? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती। और राजस्थान का जो औद्योगिक नगर है कोटा इसी नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल एक तरह से कोटा के बीच से ही निकल रही है, यूँ मान लीजिए, क्योंकि अब तो दोनों तरफ विस्तार हो गया है इस नदी के। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अपवाद क्षेत्र वाले जिलों की हम बात करेंगे। सबसे पहले साथियों राजस्थान के ये चित्तौड़गढ़ जिले में, यहाँ से आपके ये चित्तौड़गढ़ जिला है। चित्तौड़गढ़ जिले से ये कहाँ पर आती है साथियों? चित्तौड़ से आती है ये कोटा से ये कहाँ जाती है? कोटा से बूंदी से कहाँ जाती है साथियों? इसके बाद में ये सवाई माधोपुर से कहाँ जाती है साथियों? ये करौली से कहाँ जाती है? ये धौलपुर। इस प्रकार से इसका उद्गम है साथियों। मतलब इस प्रकार इसका जो प्रवाह है वो देखिएगा, यहाँ पर मैं बताता हूँ, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। इस प्रकार से इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है। कितने जिले? चित्तौड़, कोटा 2, बूंदी 3, सवाई माधोपुर 4, करौली 5 और धौलपुर 6। राजस्थान के 6 जिलों में ये नदी बहती है। तो यहाँ पर प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर। इस प्रकार से ये जाती है और यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। क्लियर है सभी के ये? तो यहाँ पर इस प्रकार से है ना। तो अब अगली नदी की बात करें तो आपके 5वां प्रश्न देखेंगे, उसके बाद में अगली नदी के बारे में बात करेंगे। साथियों पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है चंबल नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी और घग्गर नदी। इसके पहले जो प्रश्न हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात की जा रही थी अगले प्रश्न में। लेकिन यहाँ पर क्या है? उसका आंसर तो चंबल था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि पूर्णतः राजस्थान में। तो पूर्णतः मतलब पूर्णतः, देखो पूरी तरह से। यहाँ MP से इसका उद्गम है चंबल का, और कहाँ मिल रही है? यमुना में मिल रही है, MP में, फिर इधर राजस्थान में, फिर उधर यूपी में। तो साथियों इस प्रकार ये अलग अलग राज्यों में बहती है। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ राजस्थान में ही बहने वाली सबसे लंबी नदी की, तो वह है आपके बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी के बारे में बात करें तो बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो है राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से ये निकलती है। कहाँ पर? राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है साथियों। प्रवाह क्षेत्र इसका कौन कौन सा है? मतलब किस क्षेत्र में ये बहती है, किन किन जिलों में बहती है? राजसमंद में। देखो खमनोर से राजसमंद में, मतलब खमनोर राजसमंद के अंतर्गत आता है। फिर राजसमंद से चित्तौड़ में जाती है, चित्तौड़ से भीलवाड़ा में जाती है, भीलवाड़ा से टोंक में जाती है, टोंक से सवाई माधोपुर में बहती है, और सवाई माधोपुर में बहती हुई ये रामेश्वरम नामक एक स्थान है। रामेश्वर नाम का एक स्थान है जो कि सवाई माधोपुर में ही पड़ता है। इसमें ये चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी की बात की जा रही है? बनास नदी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो बनास नदी कितने जिलों में बहती है? राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर। मतलब 5 जिलों में, ये राजस्थान के 5 जिलों में बनास नदी बहती है। और कौन सी नदी में मिल रही है ये मिल रही है साथियों चंबल नदी में। मतलब ये चंबल की सहायक नदी है। कौन सी नदी है ये? चंबल की सहायक नदी है। साथियों आगे बात करेंगे इस नदी की, तो यह एक मौसमी नदी है। मौसमी मतलब बरसात के मौसम में ही ये सर्वाधिक बहती है, ठीक है। और गर्मी में कई कई जगह पर ये सूख भी जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो बनास नदी की जो कुल लंबाई है वो है 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर। साथियों
टोंक व सवाईमाधोपुर नगर बनास नदी के किनारे स्थित है, जबकि चंबल के किनारे कौन सा नगर स्थित है, कौन सा शहर स्थित है, कोटा। और बनास के सहारे कौन से जो बनास के बिल्कुल पास में कौन से नगर स्थित है, टोंक और सवाई माधोपुर। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो मेनाल है, कोठारी है, बेड़च है, खारी है, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। किसकी साथियों? बनास नदी की। देखो किन किन जिलों में बहती है? राजसमंद, राजसमंद से चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर। तो देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो कौन कौन सा है। तो साथियों बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राजसमंद जिले में ये इसका जो उद्गम है वो होता है। तो ये रहा आपके राजसमंद जिला, ठीक है। राजसमंद जिले से ये जाती है चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले से ये जाती है भीलवाड़ा में साथियों, तो ठीक है। तो इस प्रकार ये भीलवाड़ा में चली जाती है, भीलवाड़ा से जाती है ये टोंक में। कहाँ जाती है? टोंक में। टोंक के बाद वापस ये जाती है सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर में कौन सा स्थान है? रामेश्वर नाम का। वहाँ पर ये किससे मिल जाती है? चंबल नदी में ये मिल जाती है। तो इस प्रकार से आपके ये नदी है, ठीक है, बनास नदी। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, आपके प्रश्न नंबर 6 है, लूनी नदी का उद्गम जिला कौन सा है? नागौर, जयपुर, सिरोही और अजमेर। तो साथियों लूनी नदी की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम जिला है अजमेर जिला। कौन सा जिला है? अजमेर जिला। लेकिन यहाँ पर अब हम बात करेंगे लूनी नदी के बारे में। तो साथियों लूनी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। मतलब अलग से ये नदी नहीं निकल रही है, बल्कि दो धाराएं, एक तो है सागरमती और एक है सरस्वती। दो धाराएं आपस में मिलती है। कहाँ मिलती है? अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट। और वहाँ से इन दोनों धाराओं के कारण जो एक नदी बनती है उसको ही हम किस नदी के नाम से जानते हैं साथियों? लूनी नदी के नाम से इसको जानते हैं। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अजमेर के निकट गोविंदगढ़ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से जिलों में बहती है ये? एक तो बहती है आपके अजमेर में, एक बहती है ये आपके नागौर में, फिर उसके बाद में ये जाती है पाली में, पाली से ये निकल के जाती है जोधपुर की तरफ, जोधपुर में चली जाती है साथियों, और जोधपुर से ये जाती है बाड़मेर में, और बाड़मेर के बाद में ये जाती है जालोर में। कहाँ जाती है ये? बाड़मेर के बाद जालोर में जाती है साथियों, ठीक है। जालोर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। मतलब अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, ये भी 6 जिलों में बहने वाली नदी है। इसके बाद में ये कहाँ पर जा रही है? कच्छ की खाड़ी में। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है, इसके बाद इसका जल खारा होता है। तो यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि किस नदी का आधा जल खारा है, आधा जल मीठा है? तो फिर आपके उसका आंसर होगा लूनी नदी का। कहाँ पर ये खारा और कहाँ पर मीठा होता है? तो बाड़मेर जिले के बालोतरा तक तो इसका जल मीठा है, लेकिन जैसे ही ये बालोतरा के आगे जाती है इसका जल कैसा हो जाता है? खारा। इसलिए इसको आधा मीठा आधा खारा, ठीक है, आधी मीठी आधी खारी नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी और गुइया, ये जो नदियां हैं लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। ये सारी कैसी नदियां हैं? लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र बात करें तो इसका उद्गम कहाँ पर हो रहा है साथियों? अजमेर में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? अजमेर में। यहाँ पर इसका उद्गम हो रहा है। अजमेर से ये कहाँ पर जा रही है साथियों? नागौर में जा रही है। नागौर से ये कहाँ जा रही है? जोधपुर में जा रही है। जोधपुर से ये नागौर से पाली में जा रही है। नागौर से ये कहाँ जा रही है? चलो शुरू से देखते हैं। इसका उद्गम हो रहा है अजमेर में। अजमेर से ये कहाँ जा रही है? नागौर में। नागौर के बाद ये जा रही है पाली में। पाली के बाद ये जा रही है जोधपुर में। जोधपुर के बाद साथियों ये जा रही है आपके बाड़मेर में, और बाड़मेर से ये जा रही है जालोर में। तो इस प्रकार से इस नदी का उद्गम है अलग अलग जिलों में, और जालोर से ये फिर इधर कहाँ चली जाती है? कच्छ की खाड़ी में। तो ये है आपके कौन सी नदी साथियों? लूनी नदी, जिसको आधी खारी आधी मीठी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न नंबर 7 है, माही नदी राजस्थान के किन 2 जिलों में बहती है? अजमेर और नागौर,
बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा और उदयपुर। तो देखो माही नदी की बात की जा रही है साथियों। माही नदी राजस्थान के सिर्फ 2 जिलों में बहती है और वो 2 जिले हैं बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। किस में बहती है माही नदी? सिर्फ बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में ही, राजस्थान के 2 जिलों में ही ये बहती है। साथियों माही नदी के बारे में बात करें तो यह मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। जैसे चंबल नदी है ना, चंबल नदी साथियों, चंबल नदी का उद्गम भी एमपी में है और इस नदी का उद्गम भी एमपी से है। कहाँ से? विंध्याचल पर्वत से है साथियों। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सोम व जाकम है। मतलब माही नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें प्रमुख कौन कौन है? सोम नदी और जाकम नदी। किन 2 जिलों में बहती है साथियों? ये बांसवाड़ा में और प्रतापगढ़ में ये बहती है। और कहाँ पर गिरती है? खंभात की खाड़ी में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ सिर्फ ये जो बिल्कुल दक्षिण में ये दोनों जिलों में ना, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इसमें ही माही नदी बहती है और खंभात की खाड़ी में ये गिर जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 है, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? घग्गर नदी को, लूनी नदी को, बाणगंगा को और माही नदी को। तो साथियों अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? इसका आपका सही उत्तर है बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं। साथियों आगे हम अर्जुन की गंगा मतलब बाणगंगा की बात करें तो इसका उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ी से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है और इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें आप पढ़ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, कि एक प्रश्न तो ये बन गया अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बाणगंगा को कहते हैं। अर्जुन की गंगा बाणगंगा, इतना याद रख लेना आप। ठीक है, उद्गम कहाँ होता है? जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि किस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है? तो आपका आंसर होगा बाणगंगा। जो भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है इसमें नम भूमि जो वेटलैंड क्षेत्र है इसका निर्माण बाणगंगा नदी के द्वारा ही किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको हर कोई नहीं पढ़ाता है। बहुत ही डीपली यूँ मानो 3 से 4 घंटे में यहाँ पर ये मैटर आपके लिए तैयार होता है। यूँ मानिए एक तरह से जो दही होता है उसमें से घी मत के आपको दे रहा हूँ साथियों इन चीज़ों के लिए। साथियों आगे हम बात करें तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे? बाणगंगा की। कहाँ पर उद्गम है? जयपुर जिले में इसका उद्गम है। तो यहाँ पर आपके ये जो जयपुर जिला है यहाँ पर है आपके नदी कौन सी? बाणगंगा नदी। कौन सी नदी है? बाणगंगा। साथियों इसको अर्जुन की गंगा इसको ही कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करें तो प्रश्न संख्या 9। लेकिन इसको देखने से पहले हम देखेंगे कि इस प्रकार से पढ़ना पसंद करोगे कि भाई प्रश्न में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, फिर आप उसका उत्तर बताते हो, फिर उस प्रश्न के बारे में जो भी चीज़ें होती है उसको नीचे नोट करके मैं लिखता हूं। तो इसकी पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल निःशुल्क। टेलीग्राम का नाम का जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। जिसमें आपको नहीं मिलता है तो गूगल पे जा करके सर्च करिएगा स्टडी विद पीएन लोधा टेलीग्राम चैनल, वो आपको डायरेक्टली टेलीग्राम ओपन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस प्रकार से ही आप पढ़ना चाहते हो या पहले की तरह पढ़ना चाहते हो, निश्चित रूप से हमें ज़रूर बताएं। साथियों 9वां प्रश्न है, किस नदी को प्राचीन सरस्वती का अवशेष अथवा सहायक नदी कहा जाता है? घग्गर नदी, बेड़त नदी, सोम नदी, कोठारी नदी। वैसे नदियाँ तो बहुत सारी है, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ कि जो आरबीएससी ने अपने पाठ्यक्रम में अपनी पाठ्य पुस्तक में जो भी चीज़ें दे रखी है वो आपको मैं क्लियर करा दूंगा। और मैं वापस गारंटी दे रहा हूँ कि 95% चीज़ें आपके हर बार यहीं से पूछी जाती है। तो देखो प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है, किस नदी को प्राचीन सरस्वती का अवशेष अथवा सहायक नदी कहा जाता है? तो घग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती का अवशेष या सहायक नदी कहा जाता है। साथियों घग्गर नदी की बात करें तो यह अंतः प्रवाह वाली नदी है, मतलब जो किसी भी समुद्र में नहीं मिलती है, या तो किसी झील में मिल जाएगी या फिर जमीन के अंदर कहीं विलुप्त हो जाएगी। साथियों जमीन के अंदर बहने वाली जो नदियाँ एक तरह से हम कह सकते हैं वो है अंतः प्रवाह वाली नदी। साथियों जो यहाँ पर घग्गर नदी है इसका उद्गम कहाँ पर हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से जो घग्गर नदी है इसका उद्गम हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश राज्य में हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से।
उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। मतलब राजस्थान के मात्र 2 जिलों में ही यह नदी बहती है साथियों। कौन कौन सा? हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश कर रही है और गंगानगर में विलुप्त हो रही है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी भी माना जाता है। तो यहाँ पर देखो हनुमानगढ़ में ये प्रवेश कर रही है और गंगानगर में विलुप्त हो रही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और इधर आपके हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर जो हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम स्थान है। तो यहाँ पर जो आपके कक्षा 6 की किताब में दे रखा था भूगोल का तीसरा चैप्टर राजस्थान का अपवाह तंत्र, उसका भाग फर्स्ट आप पढ़ चुके हो, भाग सेकंड आपके कल आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा 6 की किताब में 3 ही चैप्टर थे भूगोल के, अब कक्षा 7 की किताब पढ़ेंगे। इस प्रकार हम धीरे धीरे यूँ मानिए आप 3 से 4 महीने में, 4 महीने मैक्सिमम मानिए, कक्षा 6 से 10 तक की पूरी किताबें हम इसी प्रकार से हल कर लेंगे और आपको किसी भी प्रकार का शुल्क भी नहीं देना होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों, और हमें कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार से आप पढ़ना चाहते हो। तो एक बार पुनः सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।